Dear students, welcome to all of you. Today I am going to discussing a new chapter, quasi-federal. It means अर्धसंघीय शासन व्यवस्था। जैसा कि पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था के विषय में कि एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत पावर सेंट्रलाइज यानी शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, तो दूसरी तरफ संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत पावर डिसेंट्रलाइज अर्थात शक्तियों का पृथक्करण किया जाता है। इसके अलावा अन्य भी एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत आपको समझने को तथ्य मिला होगा, लेकिन आज हम सब दोनों एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्थाओं की लेते हुए एक नई व्यवस्था जो शासन व्यवस्था है क्वासी फेडरल शासन व्यवस्था के विषय में चर्चा करनी है। तो ऐसे आप लोग जानते हैं कि संसार में जितने भी प्रजातांत्रिक देश हैं वहाँ कहीं न कहीं एकात्मक या संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत सरकारें कार्य करती है, लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जो अंग्रेजी औपनिवेशिक व्यवस्था से स्वतंत्र हुए, अर्थात वैसे नवोदित राष्ट्र जो अंग्रेजी शासन से स्वतंत्र होने के पश्चात जब उन्हें शासन चलाने की बारी आई तो उनके पास इन दोनों व्यवस्था में से एकात्मक या संघात्मक व्यवस्थाओं में से किसी एक व्यवस्था को चुनने की बारी थी। चूँकि आप जानते हैं कि अंग्रेजी शासन व्यवस्था अर्थात इंग्लैंड में एकात्मक शासन व्यवस्था है, इसलिए जहाँ जहाँ अंग्रेजी शासन था वहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था के तहत कार्य होती थी। लेकिन जब वे जो 20वीं शताब्दी के दूसरे स्टेज में जब स्वतंत्र हुए तो उस समय दुनिया के अधिकांश देश संघीय शासन व्यवस्था को अपना रहा था। चूँकि बड़े बड़े देशों में संघीय शासन व्यवस्था सही रूप से कार्य कर रही थी, अतः इन लोगों ने एक तो जो राष्ट्र स्वतंत्र हुए उनके राज्य के सभी क्षेत्रों में एकात्मक व्यवस्था के अंतर्गत शासन पद्धति कार्य रूप में था, इसलिए उससे एकाएक अचानक हट जाना भी आवश्यक नहीं था। तो दूसरी तरफ संघीय व्यवस्था को लाने का भी इन लोगों का मन था। जैसा कि हमारे भारत में जब स्वतंत्रता प्राप्ति होने को था तो जब संविधान बनने को था तो संविधान निर्मात्री सभा ने इन सभी तथ्यों का अवलोकन करते हुए संघीय शासन प्रणाली को एक्सटर्नल रूप में लाने का प्रयास किया और इंटरनल रूप से उसमें एकात्मकता को भी रखने का प्रयास किया। अर्थात चाहे भारत हो, श्रीलंका हो, दक्षिण अफ्रीका हो, इन सभी देशों में जो भी शासन व्यवस्था आया उसमें कहने का तात्पर्य कि एकात्मक और संघात्मक दोनों शासन व्यवस्था के बीच के कुछ मात्राओं को लेकर एक बीच का रास्ता अख्तियार किया गया। अर्थात स्वतंत्रता के पहले जो व्यवस्था था उसे और स्वतंत्रता के बाद जो व्यवस्था लानी थी उन दोनों का समावेश करते हुए एक नई व्यवस्था लाया जिसे हम अर्धसंघीय शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर है इस बार, क्योंकि एक तरफ उनके सामने समस्या थी
केंद्र के सामने समस्या थी कि राज्य के सहयोग के बिना शासन को चलाया ना जा सकता, और दूसरी तरफ राज्यों को था कि विदाउट सेंट्रल कॉर्पोरेशन वह अपने स्थानीय आवश्यकताओं या समस्याओं की पूर्ति नहीं कर सकते। अतः केंद्र और राज्यों में अधिकारों का बंटवारा जो किया गया, उसमें राज्य के लिए अलग सूची, केंद्र के लिए अलग सूची, अर्थात राज्य सूची, संघीय सूची और समवर्ती सूची इत्यादि को समावेश करके एक नई व्यवस्था को लागू किया गया। क्योंकि हम अपने देश को खासकर विशेषकर भारतीय संविधान के विषय में नज़र दौड़ाते हैं तो यह कहने में कहीं दिक्कत नहीं होगा कि उस समय हमारे यहाँ के जो संविधानविद थे, राजनीतिक विद्वान थे, उन लोगों के बीच विवाद हो गया कि भारतीय संविधान संघात्मक शासन स्थापित करता है या अथवा एकात्मक शासन व्यवस्था को निरूपित करता है। यानी कहने का तात्पर्य कि जब संविधान लागू हुआ उसके बाद इस पर एक डिबेटिंग सब्जेक्ट हो गया कि क्या यहाँ संघीय शासन व्यवस्था है अथवा एकात्मक शासन व्यवस्था है। इस पर डॉक्टर डी.डी. बसु ने अपना विचार दिया कि भारत का संविधान न तो पूर्ण रूप से एकात्मक है और न ही पूर्ण रूप से संघात्मक है, बल्कि दोनों का सम्मिश्रण है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नाइदर प्योर फेडरल नॉर यूनिटरी बट इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो इसी संदर्भ में अर्धसंघीय शासन व्यवस्था को हम परिभाषित कर सकते हैं कि वैसे शासन व्यवस्था जिसमें एकात्मक और संघात्मक दोनों शासन व्यवस्थाओं का गुण सम्मिलित रहता है, वैसे शासन व्यवस्था को हम अर्धसंघीय शासन व्यवस्था का नाम देंगे। इस पर जी.एन. जोशी ने भी कहा है कि द गवर्नमेंट सिस्टम इज नॉट स्ट्रिक्टली ए फेडरल पॉलिटी but a quasi-federal polity with some vital characters of unitariness। यानी कहने का तात्पर्य कि हमारे जो भारतीय संविधान में यह व्यवस्था है कि यह विशुद्ध रूप से न तो फेडरल लक्षण को दृष्टिगोचर करता है और न ही पूर्ण रूप से एकात्मक व्यवस्था को यह स्पष्ट करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्वासी फेडरल अर्धसंघीय शासन व्यवस्था वैसे शासन व्यवस्था है जिसमें कुछ संघीय शासन व्यवस्था के गुणों को, फीचर्स को, और कुछ एकात्मक शासन व्यवस्था के फीचर्स को एक साथ मिलाकर जो नई व्यवस्था कायम किया गया है वह क्वासी फेडरल का रूप लेता है। क्योंकि यहाँ इस संदर्भ में ये भी हम कह सकते हैं कि ए यूनिटरी स्टेट इज वन इन विच ऑल ऑथोरिटीज एंड पावर आर लॉज्ड इन ए single central government according to unitary system, but legally omnipotent is not clear. But a federal system according to federal system of government prevents where the political sovereign has distributed the powers of government among certain agency. It means power distribution to the state authority कि according to Feiner, according to Wheeler, तो यहाँ ऑग का कथन भी स्पष्ट करता है। तो दूसरी तरफ
फाइनल का उक्ति जो एकात्मक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कहता है कि संविधान के शासन प्रणाली और कानून न्याय विधानों में भिन्नता न रहकर एक गहरी एकरूपता आनी चाहिए। तो दूसरी तरफ संघीय व्यवस्था जहां प्रचलित है वहां यह स्पष्ट है कि राज्य के सब प्रभु केंद्र तथा उसके सब सेंटर उप केंद्र के मध्य संवैधानिक उपबंधों द्वारा शासन शक्तियों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसे बांट दिया जाता है। तो इस तरह से ये बदलने का अधिकार न तो केंद्र के पास है न ही राज्य के पास है, बल्कि संविधान के पास है कि संविधान के द्वारा चाहे वह भिन्न भिन्न सूचियों के द्वारा उसके विषयों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इस तरह से स्पष्ट है कि अर्धसंघीय शासन व्यवस्था वैसे शासन व्यवस्था को कहते हैं जो विभिन्न राज्यों के पारस्परिक समझौते के द्वारा किसी संघ का निर्माण न होकर और न ही किसी विरासत में मिले हुए शासन पद्धतियों को प्रयोग में लाकर, बल्कि दोनों को, जो विरासत में मिले हुए शासन पद्धति है और जो समझौता के फलस्वरूप भिन्न भिन्न जो संघीय शासन प्रणाली वाले देश के जो विधानों का नियम है, उन दोनों को समावेश करके एक ऐसी शासन व्यवस्था लाया गया। और विशेषकर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि ऐसे शासन व्यवस्था अर्धसंघीय शासन व्यवस्था कहलाती है। इट मीन्स कि दोज गवर्नमेंट सिस्टम यूनिटरी स्टेट विथ सब्सिडियरी फेडरल फीचर्स rather than a federal feature with subsidiary unitary features। यानी ऐसे शासन व्यवस्था जिसमें कुछ संघीय विशेषताओं के गुण और कुछ एकात्मक शासन प्रणाली के विशेषताओं को सन्निहित करके एक नए तरीके से जो शासन पद्धति लाया जाता है उसे हम अर्धसंघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। और इस पद्धति में एकात्मकता और संघात्मकता दोनों के गुण समाहित होते हैं। इसके बाद इसके अर्धसंघीय शासन प्रणाली के कुछ विशेषताओं के विषय में भी जानना आवश्यक है कि अर्धसंघीय शासन प्रणाली के कुछ विशेषताओं है। जैसे सबसे पहला फीचर्स अर्धसंघीय शासन प्रणाली का है कि इस शासन प्रणाली के अंतर्गत संघीय और एकात्मकता यानी संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था का मिश्रण है। द मिक्सचर ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स। जैसा कि अभी कुछ देर पहले बताया कि इस शासन प्रणाली अर्थात अर्धसंघीय शासन प्रणाली में दोनों शासन व्यवस्थाओं का मिश्रण देखने को मिलता है। एक तरफ संघात्मक प्रणाली के अंतर्गत केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, संवैधानिक होता है, तो दूसरी तरफ एकात्मक शासन व्यवस्था के अनुरूप केंद्र को राज्यों की अपेक्षा अधिक शक्तियां प्रदान की गई है। अर्थात इसमें संवैधानिक अधिकारों के बंटवारा में भी केंद्र को संघीय सूची के अलावे, जैसे हमारे भारत में है कि जो यूनियन लिस्ट के अलावे कंग्रेंट लिस्ट को भी प्रदान किया गया है। स्टेट लिस्ट में ओनली 67 सब्जेक्ट जो आप जानते हैं, यूनियन लिस्ट में मोर देन 96 सब्जेक्ट्स हैं। उसके साथ साथ 47 सब्जेक्ट जो कंग्रेंट लिस्ट में हैं वह भी उस पर केंद्रीय सरकार का प्रभाव रहता है। और रेसिड्यूरी पावर्स भी है, उस पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर रहता है। ऐसे दोनों के बीच का यह शासन पद्धति है, लेकिन विशेषकर केंद्र को
पर अधिक ध्यान दिया गया है। दूसरा है कि अर्धसंघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो संविधान का निर्माण हुआ वह फ्लेक्सिबल और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित एवं लचीला संविधान है। कि साधारणतः आप सब देखे हैं कि संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत कठोर संविधान होता है, तो एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत फ्लेक्सिबल परिवर्तनशील संविधान होते हैं। लेकिन अर्धसंघीय शासन व्यवस्था जिसके विषय में आप अभी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसमें लिखित रिटन के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। अर्थात इसमें जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसको सरलता के साथ साथ कठोर प्रक्रिया को भी अपनाया गया है। चूंकि यह रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अर्धसंघीय शासन प्रणाली में भी लिखित संविधान होता है, इसलिए संविधान संशोधन सिंपल मेजॉरिटी से भी हो, 2/3 मेजॉरिटी का भी प्रावधान है, और आधा से अधिक राज्यों के समर्थन एवं 2/3 मेजॉरिटी से भी कुछ संवैधानिक विषयों पर एमेंड करने का प्रावधान है। अतः अर्धसंघीय शासन व्यवस्था में संविधान के निर्माण में इस व्यवस्था को लाने में बीच का रास्ता अपनाया गया, अर्थात रिटन के साथ साथ फ्लेक्सिबल को भी, लचीला संविधान के भी कुछ प्रोसेस को इसमें लाया गया। फिर तीसरा है कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अर्धसंघीय शासन व्यवस्था की तीसरी विशेषता है कि संविधान की सर्वोच्चता, अर्थात अर्धसंघीय शासन प्रणाली की यह विशेष विशेषता है कि इसमें संविधान की सर्वोच्चता को लाया गया है। अर्थात आप साधारणतः एकात्मक शासन पद्धति में देखते हैं कि वैसे शासन पद्धति में सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, संसद की सर्वोच्चता देखने को मिलता है, और फेडरल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में साधारणतः संविधान की सर्वोच्चता देखने को मिलता है। अतः जो क्वासी फेडरल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट का जो सिद्धांत लाया गया, इसमें संविधान की सर्वोच्चता को महत्व दिया गया। माने कहने का तात्पर्य कि जब संविधान लिखित है और लिखित संविधान में सभी उपबंध या प्रावधान हैं, तो उस उपबंध या प्रावधानों के तहत शासन व्यवस्था चलती है, तो उसमें यदि संसद की सर्वोच्चता होगी तो वहाँ पर न्याय प्रणाली गौण हो जाएगी, और जो एपेक्स कोर्ट है वह संसद के प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि संसद की सर्वोच्चता का अर्थ है कि संसद के संरक्षण करने वाला जो न्यायपालिका है उसका कार्य इम्पार्शियल, इंडिपेंडेंट हो जाता है, और संविधान की नियमों के अनुकूल यदि सरकार नहीं चलती है या गलत संशोधन करती है तो उसका स्क्रूटनी भी न्यायपालिका के द्वारा होता है, अर्थात न्याय पुनराविलोकन के तहत उसे भी खारिज किया जाता है अगर संविधान के प्रोविजन के अनुकूल संविधान संशोधन नहीं हुआ हो। तो यहाँ पर अर्धसंघीय शासन व्यवस्था में ठीक है संविधान की सर्वोच्चता एक तरफ दी गई है, तो दूसरी तरफ जो मंत्रिमंडल है, जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव या स्टेट एग्जीक्यूटिव है, उसे भी अत्यधिक अधिकार दिया गया है कि यदि लेजिस्लेचर नहीं चलता है तो ऑर्डिनेंस जारी करे, अध्यादेश लाए, डेलीगेटेड लेजिस्लेचर सिस्टम है, प्रदत्त विधान के कार्य हैं, तो इत्यादि कार्यों को भी अर्धसंघीय शासन व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता के साथ साथ उसमें लाया गया है। और चौथा है न्यायपालिका के लिबरल पॉलिसी, उदार नीति। कि अर्धसंघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तो की गई है, बनाया गया है, लेकिन साधारणतः यह देखा जाता है कि न्यायालय का झुकाव राज्य के अपेक्षा
केंद्रीय सरकार के तरफ होता है, क्योंकि न्यायपालिका जो भी कार्य देखता है उसका जो कार्य है, उसका कार्य है कि राज्यों के बीच के समस्याओं को ट्राइब्यूनल के माध्यम से या अन्य माध्यम से निपटारा करना, या केंद्र और राज्य के बीच यदि समस्या उत्पन्न हो जाए उसे सुलझाना। दूसरी तरफ संघीय मामला है, संघीय मामलों को क्या भी निपटारा उसे करना पड़ता है। तो यहाँ साधारणतः देखा गया है कि यदि राज्य और केंद्र के बीच अगर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, संघर्ष की स्थिति आती है, तो वहाँ न्यायपालिका की झुकाव केंद्र की तरफ होता है, अर्थात साधारणतः वह तटस्थता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए संवैधानिक व्यवस्था के संरक्षण का कार्य करता है। जैसा कि अमेरिका में जो न्यायपालिका के जो पॉलिसी है वैसा अर्धसंघीय शासन व्यवस्था में नहीं मिलता। ठीक है, एकात्मक शासन व्यवस्था जैसे इंग्लैंड में है, वहाँ न्यायपालिका के ऊपर प्रीवी काउंसिल है जो अपर हाउस के वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा, और प्रीवी काउंसिल रहता है, वह अंततः सुनवाई करती है। लेकिन वैसी व्यवस्था अर्धसंघीय शासन व्यवस्था में ना है, लेकिन इसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी तीनों के अधिकारों के अंतर्गत साधारणतः वह केंद्र के तरफ, एग्जीक्यूटिव के तरफ उसका झुकाव रहता है। इसके अलावा पांचवी विशेषता है कि अर्धसंघीय शासन व्यवस्था में इकहरी सिंगल सिटीजनशिप, इकहरी नागरिक व्यवस्था, नागरिकता की व्यवस्था है। अर्थात यहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था में आप देखते हैं कि वहाँ एकात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत इकहरी नागरिकता की व्यवस्था है, लेकिन संघीय शासन प्रणाली है जहाँ विभिन्न राज्यों के समझौता के द्वारा संघ का निर्माण किया गया है, तो वहाँ पर डबल सिटीजनशिप है, दोहरी नागरिकता प्रणाली है। लेकिन जहाँ अर्धसंघीय शासन व्यवस्था के तहत शासन प्रणाली चल रहा है, वहाँ साधारणतः यह देखा गया है कि इकहरी नागरिकता प्रणाली है। इसके लाने के पीछे यही उद्देश्य था कि विविधताओं में एकता लाने के लिए सिंगल सिटीजनशिप आवश्यक है, न कि प्रत्येक क्षेत्रों में नागरिकता दे, जिससे कि और भी पृथकतावाद को बढ़ावा मिले। इसलिए उन पृथकतावाद संबंधी इविल्स है उसको दूर करके और एक जिसको हम कहते हैं कि एकता को बढ़ावा देने के लिए सिंगल सिटीजनशिप को भी लाने का प्रयास किया गया है। तो इस तरह से अर्धसंघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत उसके कुछ विशेषता को देखें, जो 5 विशेषता देखें, चाहे वह रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन हो, या यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम के कम्बिनेशन हो, उसका मिश्रण वाली व्यवस्था हो, या जुडिशियरी का लिबरल पॉलिसी में न्यायपालिका की उदार नीति संबंधी विशेषता हो। साथ ही साथ नेक्स्ट इकहरी नागरिकता या राज्यों और केंद्र के अधिकारों में बंटवारा जो विभाजन है उसमें साधारणतः केंद्र को अधिक तरजीह दी गई, इत्यादि विशेषताओं को पढ़ते हुए, समझते हुए, और उसके पहले हम लोग उसके बैकग्राउंड हिस्ट्री देखें या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें कि जैसे इंडिया को हम फेडरल स्टेट नहीं कहते, यूनियन ऑफ स्टेट कहते हैं, तो उसके पीछे अर्धसंघीय शासन व्यवस्था की भनक आती है। साथ ही साथ आप देखिएगा आगे इसके कुछ गुण और साथ ही साथ उसके दोषों के संबंध में देखेंगे कि कैसे हमारे भारत के संविधान संघीय शासन प्रणाली के होते हुए भी एकात्मकता के रूप, जैसे एक म्यान में तलवार है तब तक वह फेडरल स्ट्रक्चर के रूप में है, और जैसी म्यान से तलवार निकला तो वह एकात्मकता का रूप ले लेता है। अर्थात हम आर्टिकल 352 जो भारत के संदर्भ में अनुच्छेद 352 से 360 जो इमरजेंसी प्रोविजंस देखते हैं, चाहे वह नेशनल इमरजेंसी हो या
स्टेट इमरजेंसी हो, उसमें एकात्मकता अर्थात विशुद्ध रूप से आ जाती है, संघात्मकता गौण हो जाती है। ठीक है, इसके विषय में आगे हम फिर चर्चाएं करेंगे। अभी जो समझे उसको थोड़ा देखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।